अच्छा, एक बात बताएं, जब 1950 के पहले या अंग्रेजों ने सीएनटी एक्ट बनाया था, तो सीएनटी एक्ट में आदिवासियों की जमीन कोई ले नहीं सकते थे। उस वक्त 1907 में या 1909 में जब भी अंग्रेजों ने टाटा कंपनी को जमशेदपुर की जमीन या काली माटी की जमीन या सिंघुम की जमीन टाटा कंपनी को दिए, वो किस कानून के तहत तो उसको दिया गया, जबकि उस समय सीएनटी लागू था। कुर्मियों की जमीन भी सीएनटी में थी, आदिवासियों की जमीन भी सीएनटी में थी जो कहा जाता है। तो ये किस कानून के तहत उनको टाटा कंपनी को दिया गया? और आपने अभी खुद कहा कि 15,700 स्क्वायर फीट एकड़ एकड़ जमीन, 725 एकड़ जमीन टाटा कंपनी को दिया गया। और आज के समय में मैं समझता हूँ कि करीब 18,000 के आसपास, 18,000 एकड़ के आसपास टाटा कंपनी जमशेदपुर के सिंहभूम की जमीन को कैप्चर करके रखी है। तो वो किस नियम के तहत किए हुए है? सबसे पहले मुझे बताइए कि सीएनटी एक्ट के तहत जमीन होते हुए टाटा कंपनी को अंग्रेजों ने किस नियम के तहत दिया? देखिए, एक तो आपको झारखंड का इतिहास तो आपको पता है। बिरसा बिरसा मुंडा से लेके कितने लोग हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, है ना। कितने नाम है, मतलब मैं नाम गिनाऊंगा तो फिर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, है ना। हाँ, वो सब हम लोग पढ़े हैं, उस पर किताबें हैं। बिरसा मुंडा जी का बहुत नाम है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, जितनी बहादुरी से, वो काबिल तारीफ है। तो आप समझिए कि अंग्रेजों ने सबसे पहले 1894 में कानून बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट का। एक्ट मतलब उनका था कि भाई हम आपको एक नोटिस देंगे, आपकी जमीन लेंगे हिंदुस्तान में कहीं भी। उसमें झारखंड एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, इसमें कोई डाउट नहीं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई क्षेत्र जहां पे लैंड एक्विजिशन के तहत लैंड लिया जा सकता था, आप वो भी जान लीजिए, आज इंटरव्यू मेरा कर रहे हैं तो वो झारखंड था। मेन जानने का, जी जानने का मतलब आप गलतफहमी मत, अभी का झारखंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मानभूम के समय, मानभूम। अंग्रेजों को पता था कि सबसे बड़ा कोई क्षेत्र जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत लेना है तो वो मानभूम है ना, क्योंकि यहाँ मानभूम में कौन कौन सा एरिया था, ये भी जरा बता दीजिए आप। कौन कौन सा एरिया, मतलब जैसे जो पुरुलिया, बांकुड़ा, इधर आपको कौन कौन सा क्षेत्र आता था उस वक्त? सब जैसे मयूरभंज है, झारखंड का पूरा आप जानते हैं। आज की जनता बहुत कुछ नहीं जानती है। जैसे जैसे पुरुलिया है वो हमारा क्षेत्र है, बांकुड़ा जो है वो हमारा क्षेत्र है, बीरभूम जो है वो हमारा क्षेत्र है, मयूरभंज जो है वो हमारा क्षेत्र है ना। तो ये जो उड़ीसा में जो मानभूम का, मैं मानभूम इसलिए कह रहा हूं कि आप नक्शे में मानभूम देख सकते हैं। तो मानभूम में जितने जिले आते हैं वो सारे हमारे जिले हैं। वो ना उड़ीसा का है, ना बंगाल का है, ना बिहार का है। बिहार में अब नहीं बचा, बिहार अब एकदम जो क्या नाम है, वहां कोई पथरीला एरिया शायद नहीं बचा, थोड़ा बहुत कुछ होगा तो होगा बॉर्डर लाइन पे, नहीं तो अब बिहार में कुछ बचा नहीं। बिहार का सारा एरिया जो मानभूम का था वो झारखंड में आ गया। तो मानभूम जो है उस समय सबसे बड़ा इलाका था जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में अक्वायर होना था, आप ही जान लीजिए। और भी क्षेत्र थे, लेकिन मानभूम से बड़ा जगह नहीं था हिंदुस्तान में। तो आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने जब ये कानून बनाया तो उनके दिमाग में मानभूम प्रोमिनेंटली रहा होगा, सबसे सबसे पहले रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आदिवासियों ने जिस तरीके से लड़ा अपनी अपनी अपने अस्तित्व के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने जमीन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए, वो उससे अंग्रेज बहुत डर गए। आपको मालूम है कि अंग्रेज 40,000 अंग्रेज थे। 40,000 अंग्रेजों ने भारत के 40 करोड़ लोगों पर शासन किया। आप समझ लीजिए कि कैसे लोग हैं हम लोग, है ना। और अंग्रेज किसके साथ लड़े, ये आदिवासी किसके साथ लड़े? अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ी लड़े। कितने अंग्रेज मारे गए? जो उनके सैनिक थे वो अपने वो हमारे लोग थे, और वो गैर आदिवासी थे। आदिवासी लोग जिनके खिलाफ लड़े वो गैर आदिवासी हिंदुस्तान के ही लोग थे, है ना। अंग्रेज उनके केवल नेता थे, अंग्रेज उनको बताते थे उनको क्या करना है ना। तो हमारे ही लोग आके, गैर आदिवासी लोग आके हमारे ही लोगों को मारे, आदिवासी लोगों को। और आदिवासी लोगों ने जिनको मारा वो भी हमारे ही लोग थे, लेकिन वो गैर आदिवासी थे। बस ये कॉन्फ्लिक्ट था, है ना। तो इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, जैसे 1857 की क्रांति भी हुई। तो ये सारे जो विद्रोह हिंदुस्तान में हुए, झारखंड के इलाके, झारखंड में या पूरे देश के स्तर पर, जैसे 1857 का विद्रोह, इन सारे से अंग्रेज प्रभावित नहीं हुए, ऐसा नहीं है। वो बहुत डर डर के रहे यहाँ। उनको मालूम था कि हम 40,000 लोग हैं। अगर हिंदुस्तान के लोग आदिवासी गैर आदिवासी अगर मिल जाते तो 40,000 अंग्रेज काट दिए जाते हैं यहाँ, है ना। बचे नहीं। मेरे दादाजी पर आरोप लगा था 2 अंग्रेजों को मारने का, आपको मैं बताता हूँ, है ना। तो 40, सोचिए मेरे दादाजी 2 आदमी जिन पर आरोप लगा था, उनको सजा हुई, उनको टीबी हो गया, वो मारे गए। तो आप समझिए कि हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग थे।
अगर एक एक थप्पड़ मार देते तो 40 करोड़ अंग्रेज जो हैं यहीं मर जाते, उनकी सबकी समाधियां बन जाती यहाँ, है ना। भारत एक साल भी गुलाम नहीं रह पाता है ना। लेकिन जानते थे अंग्रेज की जो यहाँ जाति विभाजन है, जो धर्म का विभाजन है, इनको विभाजित रख के शासन किया जा सकता है। इन्हीं लोगों को समाज में काफी विभेद है। तो जो लड़ाइयां हुई वो क्या नाम है, आदिवासी बनाम गैर आदिवासी हो गई। लड़ाई होना चाहिए था आदिवासी बनाम अंग्रेज, गैर आदिवासी बनाम अंग्रेज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। जालियांवाला बाग में गोलियां चलाने वाले कौन लोग थे? अंग्रेज कितने थे? अंग्रेज ने तो आदेश दिया था। तो गोलियां चलाने वाले तो आप ही थे, भारत के लोग थे, और चलाया भी अपने ही लोगों पर, है ना। तो ये इससे प्रभावित थे, वो माने डरे हुए थे। तो उनको लगा कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। तो उन्होंने 1908 में सीएनटी एक्ट बनाया कि आदिवासियों की जमीन जो है गैर आदिवासियों को नहीं। तब इससे लगा, अब कन्फ्लिक्ट देखिए क्या था, लड़ाई किसके साथ हुई? आदिवासी बनाम गैर आदिवासी। तो यहाँ के आदिवासियों को लगा अरे अंग्रेज तुम्हारे पक्ष में है, कानून बना रहे हैं, इनके पक्ष में नहीं थे, उनको तो अपना काम करना था। तो एक तरफ उन्होंने उनको कहा कि भाई आदिवासियों की जमीन जो है गैर आदिवासी के हाथ में नहीं जाएगा। सेम माने जो जिला है जिले से बाहर नहीं जाएगा, माने जिले के बाहर का कोई दूसरा अगर आदिवासी आके इस जिले में जमीन खरीदे तो भी नहीं होगा ट्रांसफर। बहुत अच्छी व्यवस्था की, लेकिन लैंड एक्विजिशन एक्ट क्यों रखा? तब कन्फ्लिक्ट देखिए। सीएनटी एक्ट 1908 भी है और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 भी है। अगर सीएनटी एक्ट बना तो आपको सीएनटी एक्ट में ही लिखना था कि जहां जहां सीएनटी एक्ट लागू होगा वहां वहां लैंड एक्विजिशन एक्ट लागू नहीं होगा। नहीं किया। तो सीएनटी एक्ट बनाने के बाद भी अंग्रेजों को 1907 में अंग्रेजों ने टाटा को 1907 में जमीन दी, और सीएनटी एक्ट होने के बावजूद 1909 से लेकर 1919 तक 15,725 एकड़ जमीन टाटा को उन्होंने कब्जा करके इससे आदिवासियों से छीन के दिया। उसमें बड़ी जो साइजेबल जो जमीन है वो यहाँ के कुर्मियों की है। जैसे आपको मालूम है कि यहाँ डिमना में जो जमीनें हैं वो आदिवासियों को गैर कानूनी तरीके से टाटा ने लिया। वो एक किसी दूसरे इंटरव्यू में हमसे पूछिएगा कि वो क्या कहानी है ना। उसके बाद आपको पता है कि स्वर्णरेखा नदी पर जो चांडिल में डैम बना उसमें सबसे ज्यादा जमीनें जो है कुर्मियों की गई। और उसका पानी पर किसका नियंत्रण है आज की तारीख में? आपने तो कहा कि एग्रीकल्चर के लिए बना रहे हैं, सिंचाई के लिए। कहां सिंचाई कर रहे हैं उस पानी से? उस पानी पर तो आज टाटा का कब्जा है। तो एक तरफ 1908 बना दिया यहाँ के आदिवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए कि लैंड ट्रांसफर नहीं होगा। आदिवासियों को लगा कि अच्छा है गैर आदिवासी ने, वो भी जरूरी था कि गैर आदिवासी हमारा लैंड नहीं ले सकते हैं। अगर गैर आदिवासी ले पाते तो पूरा का पूरा झारखंड अभी गैर आदिवासियों को हो जाता। अभी तो केवल जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, रांची जैसे शहर में गैर आदिवासी आए हैं। अगर ये नहीं होता सीएनटी और दूसरा जो कानून है संथाल परगना में जो लागू है, तो फिर आप समझिए कि आज यहाँ आदिवासी होता नहीं, यहाँ की एक भी जमीन बसती नहीं। सीएनटी ने आपको बहुत बचाया, लेकिन अंग्रेजों ने एक सुपरसीडिंग लॉ भी रखा लैंड एक्विजिशन कि लैंड अक्वायर करेंगे अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत तो भाई आपका सीएनटी लागू नहीं होगा, है ना। तभी तो जमशेदपुर का लैंड आपने लिया, तभी तो आपने बोकारो का लैंड लिया, तभी तो बाकी दूसरे शहरों में दूसरे जो शहर बसे, जो आज कॉस्मोपॉलिटन शहर है, मेरे जैसे लोग भी रहते हैं। मैं झारखंडी नहीं हूं, मैं आदिवासी नहीं हूं, है ना। मेरे जैसे लोग इसलिए रहते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन शहर है। तो ये अंग्रेजों ने बनाया और कांग्रेसियों ने बहुत ही प्लान ढंग से, और नेहरू जी ने इसको इंप्लीमेंट किया। आप ये समझ लीजिए ये बहुत बड़ा अपराध हुआ हिंदुस्तान में, खासतौर पर झारखंड के मानभूम के, मैं फिर झारखंड जुबान पे चढ़ा हुआ है, मानभूम के तमाम आदिवासियों के साथ ये बहुत बड़ा अपराध हुआ कि मानभूम को आपने राज्य नहीं बनाया और उसके आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए। जी, तो अब आप समझ गए आपके सवाल का जवाब कि कैसे दिया गया। मैं समझ गया कि किस तरह से टाटा कंपनी आज पूरे एरिया को कैप्चर करके रखी हुई है। तो अच्छा, जैसे टाटा कंपनी इस जमीन को लेने के बाद यहाँ के लोगों की, यहाँ के जो लोग विस्थापित हुए जमशेदपुर के, जो काली माटी के या मानभूम के, उन लोग आज कहाँ है, किस अवस्था में, कुछ आप बता सकते हैं? देखिए ये सारे लोग तो भगा दिए गए, और जैसा आपने कहा कि लगभग 17,000 से 18,000 एकड़ जमीन पर उसका कब्जा है। तो वो कब्जा इन्होंने जबरदस्ती किया गुंडों की मदद से। अब देखिए कहानी को समझना जरूरी है।
लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो जमीन लिया गया उस कानून में यह लिखा हुआ है कि आप उस जमीन को 2 कारण से ले सकते हैं, फैक्ट्री बनाने के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट होता है कि आप स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, बाजार भी बना सकते हैं, है ना, जिसमें सार्वजनिक हित हो, कोई इंडिविजुअल हित न हो। जैसे कोर्ट, वो सार्वजनिक हित की जगह है कि कोर्ट हमको चाहिए, अस्पताल हमको चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, उसके लिए आप बना सकते थे। डीसी ऑफिस भी एक सार्वजनिक जगह है ना, तो वो आप उसके लिए ले सकते थे, या फैक्ट्री बनाने के लिए। लेकिन फैक्ट्री तो बनाई नहीं, इन्होंने फैक्ट्री बनाया केवल 1873 एकड़ लैंड के आसपास शुरू में जो फैक्ट्री इन्होंने बनाई। और आप समझ लीजिए कि दूसरे जो कंपनीज हैं जैसे टाटा मोटर्स वगैरह, इस तरह की कंपनी, मतलब आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा तो करीब 3000 एकड़ जमीन पर फैक्ट्रियां बनी और 500-600 एकड़ जमीन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो कितना बचा? 15,725 में से अगर आप 4,000 एकड़ भी बाहर कर देते हैं, करीब 12,000 एकड़ बच गया। 12,000 एकड़ जो है जमीन वापस हो गई कानूनन आदिवासियों को। लेकिन कहाँ है आदिवासी? वो तो बाहर है, वो तो घुसा ही नहीं फिर वापस। एक बार जब उनको खदेड़ दिया गया और बाकी भी 1000 से 1000-2000 एकड़ लैंड पर जब इन्होंने अपने गुंडों की मदद से कब्जा किया तो खदेड़ दिए गए। उनको समझ ही नहीं आया कि भाई हम मेरी ही जमीन से हमको क्यों खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे आदिवासियों के पास तो कोई खतियान नहीं था ना। यहाँ जो कुर्मी और आदिवासी हैं उन्होंने जमीन बनाई, जमीन उनकी थी, उनके बाप दादों ने बनाई, पूर्वजों ने बनाई। उस जमीन पर वो खेती करते आ रहे थे, उस जमीन पर रहते आ रहे थे। किसी ने आके एक नोटिस देके कहा कि अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है, मेरी हो गई। उनको समझ ही में नहीं आया कि क्या चक्कर है ना। 42 में उन्होंने फिर डिमना के लिए लिया। टायो जो बनी, इधर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जो बना है वो 1969 में वही लैंड एक्विजिशन एक्ट लागू करके फिर यहां से आदिवासियों की जमीन बिहार सरकार ने लिया, है ना, आइडा के नाम से। तो समझिए कि हुआ कैसे ये सारा कुछ, ये समझना जरूरी है। तो कायदे से 12,500 से ज्यादा एकड़ लैंड और जो इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया है वो तो आदिवासियों के पास चला गया, था भी उनका, लेकिन उनको लेने नहीं दिया गया। क्यों नहीं लेने दिया गया? बिहार के जो कांग्रेसी सरकार थी जिसमें सब के सब भ्रष्ट थे। बिहार में जो सरकार बनी कांग्रेसियों को, उसमें कोई भी ईमानदार आदमी नहीं था, सारे के सारे भ्रष्ट थे। 1947 के बाद जो भी सरकार बनी कोई भी उसमें ईमानदार आदमी नहीं था। मैं दावे के साथ कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, तो सब के सब बेईमान थे। इसलिए मैं कांग्रेसियों के बारे में सुनता हूं कांग्रेसी तो मेरे दिमाग में अच्छा ये बेईमान होगा। भाजपा ही सुनता हूं तो मैं तुरंत समझता हूं कि अपराधी होगा, बेईमान होगा और दंगाई होगा। इसके सिवाय मेरे दिमाग में कुछ आता नहीं है। तो जो भ्रष्ट कांग्रेसी हैं उन कांग्रेसियों ने इसको टाटा का लीज कहना शुरू कर दिया, लीज कह रहे, टाटा का की जमींदारी कहना शुरू कर दिया। और ये हमको कब पता चला? 1987 में मेरी उम्र 87-88 में पहली बार कमिश्नरेट बना था, शायद आपको पता होगा। डीसी हल्दर पहला डीसी बना था जमशेदपुर का, शायद आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे उस समय। हम लोग एक यहाँ का विश्व हिंदू परिषद का नेता था धुरंधर सिंह, तो काशी डी में करीब 40 परिवार मुस्लिमों का, आंध्रा से विस्थापित मुस्लिम थे, तो वो लोग यहाँ बसे हुए थे। उसको उसने अपने गुंडों के द्वारा उजाड़ दिया। तो वहां पे एक हम लोगों ने आमरण अनशन शुरू किया था डीसी में। तो पहली बार मेरा, उससे पहले एसडीओ ऑफिस, डीसी ऑफिस में कई बार गया था, लेकिन मुझे मेरे ध्यान में वो बात आई नहीं थी। और वो इतनी महत्वपूर्ण बात है, और वो चीज तब से मेरे दिमाग में जो मेरे अंदर गई, उसके बाद मैं उसके पीछे पड़ा कि अरे ये क्या मैंने देख लिया। 1900 उस समय मैं लॉयर नहीं था, मेरी उम्र 20 साल थी। मैंने तुरंत ग्रेजुएशन किया था, वो भी साइंस में, बायो साइंस में, केमिस्ट्री में मैं ऑनर्स हूं। तो मुझे लॉ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन इतना पता था कि लैंड जमींदारी जो है वो एबॉलिश हो गई 1950 में। उस डीसी ऑफिस के अंदर में टाटा का एक दफ्तर था, उसके ऊपर में लिखा हुआ था टाटा जमींदारी ऑफिस। 1987 की बात, मैं 1987-88 की बात बता रहा हूं, जब हम लोग वहां पे क्या नाम है ये आमरण अनशन था, भूख हड़ताल था, ठीक है ना, उसमें। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि अरे ये क्या है। और उसमें टाटा के ऑफिसर आके बैठते थे। दुस्साहस देखिए, डीसी ऑफिस के अंदर में उनका एक दफ्तर जिसमें लिखा हुआ था टाटा जमींदारी ऑफिस। ना डीसी को शर्म, ना कांग्रेसी जो चीफ मिनिस्टर था उस समय या जो मंत्री थे उनको शर्म, ना उसके नेताओं को शर्म, बेशर्म सब। ये लोग डीसी ऑफिस में टाटा का एक दफ्तर बना के रखे जिसमें लिखा हुआ था कि ये टाटा की जमींदारी ऑफिस है। कमाल है भाई। 1950 में जिस कानून को हम लोगों ने
खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया उसी नेहरू की सरकार ने, उसी कांग्रेसियों की सरकार ने। उसी कांग्रेसियों ने बिहार में टाटा ने जिस जमीन पर कब्जा बना के रखा था गैर कानूनी ढंग से, उसके लिए अपने दफ्तर में, डीसी के दफ्तर में एक दफ्तर बना के लिख के रखा था कि ये टाटा की जमींदारी ऑफिस है। माने ऐसा अद्भुत चीज जो है आपको दुनिया के इतिहास में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन फिर बाद में टाटा के साथ उनका झगड़ा शुरू हुआ। देखिए टाटा का जो यहां जमीन पर कब्जा है, तो वो एक बहुत ही वीक पॉइंट है टाटा का, है ना। उसकी वजह से जितने बिहार में नेता हुए, लालू यादव तक, जब तक कि झारखंड बटा नहीं, है ना, लालू यादव तक, इन तमाम लोगों ने टाटा को पूरी तरह से, जैसे टाटा ने आदिवासियों को एक्सप्लॉइट किया, उसी तरीके से इन लोगों ने टाटा को एक्सप्लॉइट किया। अल्टीमेटली किसको एक्सप्लॉइट किया? आपको एक्सप्लॉइट किया, जो आदिवासी हैं उन्हीं को एक्सप्लॉइट किया। क्योंकि टाटा ने मिनरल, जमीन, पानी कहां से लिया? मानभूम से लिया। तो आज टाटा के पास जो 20 लाख करोड़ से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी है, वो कहां की प्रॉपर्टी है? वो मानभूम की वजह से है, और कहीं से नहीं। उन्होंने, उनकी कैपेसिटी नहीं थी। उससे पहले टाटा वाले जो हैं अफीम बेचते थे, अफीम का कारोबार करते थे, कोई बिजनेसमैन नहीं थे, ये स्मगलर थे, आप कह सकते हैं। टाटा वाले स्मगलर थे। बहुत बड़ी बात आप, हाँ, अफीम का कारोबार करते हैं, बड़ी बात नहीं है, फैक्ट है ये। आप जाइए गूगल में टाइप करिए टाटा वाले क्या करते थे, गूगल बताएगा कि अफीम का कारोबार करते थे, ये स्मगलर थे, ये कोई बिजनेसमैन थे। लेकिन इनको बिजनेसमैन बनाया मानभूम ने। अब मानभूम से इन्होंने पैसा बनाया। अब पॉलिटिशियन जो बिहार के थे, उन्होंने कहा कि भाई पैसा खाली तुम्हारा थोड़ी ही है, पैसा में हमारा भी हक है, आदिवासी का पैसा चोरी किए हो तो हमको भी दो। तो कांग्रेस का जो पहला चीफ मिनिस्टर था, वहां से लेके लालू यादव तक, इन तमाम लोगों ने पैसे बनाए टाटा से, और इन तमाम लोगों ने अपने लोगों को नौकरी दिलवाए टाटा से। इन तमाम लोगों ने टाटा से फायदे लिए। इन तमाम लोगों को क्वार्टर्स टाटा के मिले। जमीन किसकी थी? आदिवासी की, मानभूम के लोगों की, आदिवासियों की, जो जमीन ऑलरेडी बाई लॉ चला गया था आदिवासी लोगों के पास में। लेकिन फायदा किसने उठाया? बिहार के पॉलिटिशियन ने उठाया। उसके बाद आप जानते हैं झारखंड समन्वय समिति बना, 53 संगठनों का वो संगठन था, जिसमें मैं भी था। मैं बहुत छोटा था, बच्चा कह सकता हूँ, 18-20 साल की मेरी उम्र थी। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि हम लोगों ने झारखंड समन्वय समिति की तरफ से पूरे झारखंड में बंद किया। उससे पहले किसी की क्षमता नहीं थी, बंद किया। और वो सारा चीज मिलके, उसमें दूसरे झारखंड पार्टी के का कंट्रीब्यूशन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कंट्रीब्यूशन है, जितने लोग थे, जितने लोगों ने झारखंड, जितने छोटे बड़े संगठन थे, जिन्होंने, सबकी छोटी बड़ी भूमिका थी। इन सबको मिला के एक सिचुएशन ये बना कि सरकार को लगा कि भाई अब कोई रास्ता नहीं है, हमको झारखंड बनाना पड़ेगा, है ना। तो झारखंड बना। अब देखिए कि झारखंड बनने से एक और क्या बेईमानी हुई, जिसकी वजह से टाटा इस पर काबिज है। जब बिहार सरकार के साथ इनका कन्फ्लिक्ट बढ़ गया, कि डिमांड बढ़ गया नेताओं का कि अभी जितना दे रहे हो उससे हम संतुष्ट नहीं है, और ज्यादा दो, है ना। तो टाटा को लगा कि ये संभालना बहुत मुश्किल होगा। तब उन्होंने कहा कि भाई तब ये जमीन तुम्हारी रहेगी नहीं। उनको मालूम था कि ये जमीन गैर कानूनी ढंग से टाटा के पास है, तो उनके पास रही नहीं। मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनको मालूम था कि ये गैर कानूनी जमीन है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो इनको इंडिकेट करते रहे कि हम ये फैसला देंगे नहीं, फैसला देंगे तो आपको मुश्किल होगी, आप इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो। आज मैं खुल के कह रहा हूं ये बात नहीं जानते हैं लोग, ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई नहीं जानता। में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया इनको कि मैं फैसला नहीं दूंगा, आप इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करिए। उसके बाद ये लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की दिशा में गए। ये 1990 के बाद की बात, ये 1983 के बाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 83 की बात, 80 की बात की, 80 के बाद की, वही समय, मतलब 87 का फिर मैंने जो आपको बताया, ये सब उसी समय का जो कारस्तानी है कांग्रेसियों के ना, ये उसी समय की है। तब कांग्रेसियों ने क्या किया वो भी सुन लीजिए कहानी। 83 जब इनके साथ एक समझौता हो गया, इनके टाटा वालों के साथ, तब कांग्रेसियों ने क्या किया कि उन लोगों ने 1950 में बिहार में एक कानून बनाया था, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। उस कानून में उन्होंने संशोधन किया, 1972 में किया था। उसमें इंट्रोड्यूस किया 7D, और एक 1983 में किया, या 82 में शायद, उसमें एक इंट्रोड्यूस किया 7E। जब आप पढ़ेंगे ना तो आप हंसेंगे। ये 7D और 7E का कुछ लेना देना जमशेदपुर की जमीन से नहीं है। न तो गवर्नमेंट ग्रांट से है, न तो गवर्नमेंट क्या नाम है, लैंड एक्विजिशन एक्ट से है। मैंने आपको बताया नहीं शायद कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में लैंड अक्वायर किया गया, लेकिन दिया गया टाटा को। उसके लिए अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाया था, दूसरा कानून बनाया था 1 साल के बाद,
क्योंकि लैंड आप ले सकते थे, लैंड एक्विजिशन में दे नहीं सकते थे, तो देने का कानून बनाया गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट, ये 1895 में बना। तो इन्होंने लैंड लिया आदिवासियों का लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, दिया टाटा को गवर्नमेंट ग्रांट्स के तहत, करेक्ट। तो टाटा के पास जो जमीन थी वो गवर्नमेंट ग्रांट्स की जमीन थी, और गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है अपने टेनर से चलता है, मतलब उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं उससे चलता है वो कानून। आप उसके बाहर जाएंगे तो वो आपका जो एक्विजिशन, आपका जो लैंड है वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने जैसे बताया कि इन्होंने यूज नहीं किया तो 12,000 एकड़, 12,500 एकड़ लैंड तो ऐसे ही कैंसिल हो गया था उसके तहत, है ना। और उस लैंड को आप बदल नहीं सकते थे, ये गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट में ही है, उसके टेनर में लिखा हुआ है कि आप उसका नेचर नहीं बदल सकते, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट लीज में नहीं बदल सकता है। लेकिन इन कांग्रेस के बदमाश कांग्रेसियों ने क्या किया वो जान लीजिए कहानी, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि ये अब पूरा झारखंड सुनेगा इस पूरी कहानी को, तो मैं पूरी कहानी ही बता देता हूं आपको, इसलिए तो हम आए। हाँ, तो 7-8 और 7D और 7E इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एक 72 में, एक 83 में। और उसके बाद इन्होंने कहा कि उसके तहत हमने जो गवर्नमेंट ग्रांट्स की जमीन टाटा को दी गई थी उसको अब हमने अक्वायर कर लिया। अरे कमाल है, आप एक सेंट्रल कानून है गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट 1895, एक स्टेट का कानून है बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो है सेंट्रल कानून को अपने में क्या नाम है उसको सुपरसीड कर जाएगी, वो कहेगी कि नहीं भाई अब तो ये गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट जो है वो हमारे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का 1950 का पार्ट हो गया। इससे बड़ा नॉनसेंस कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट्स की 15,725 एकड़ लैंड को कहा कि अब ये लैंड एक्विजिशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 का हिस्सा हो गया, इसके तहत हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट नहीं उसको क्या कहते हैं, अक्वायर कर लिया, एक्विजिशन हो गया, और इस लैंड को अब हम लीज में दे रहे हैं। अब देखिए कमाल, ये सब बिहार के कांग्रेसी ही कर सकते थे, है ना। कमाल देखिए, लीज जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 के तहत परिभाषित है। लीज कौन कर सकता है? जिसका जमीन है वो कर सकता है, या कोई लेसी है, मतलब किसी को लीज में मिला है और उसको ये अधिकार दिया गया है कि आप सब लीज कर सकते हैं। तो मतलब दान में जो अगर मिला हो, नहीं, लीज भी, जैसे मान लीजिए मेरी जमीन हमने आपको लीज कर दी और उसमें अधिकार दिया कि आप चाहें तो किसी और को भी सब लीज कर दे, ठीक है। जैसे बिहार गवर्नमेंट की अपनी जमीन होती जमशेदपुर, उसको टाटा को दिया होता इस प्रोविजन के साथ कि टाटा इसको सब लीज करे, तब तो कोई गड़बड़ था नहीं। लेकिन वो तो बिहार गवर्नमेंट की लीज थी नहीं, जमीन नहीं थी। बिहार गवर्नमेंट की जो जमीन है वो जो मिलना है वो आपका 294 से 296 में जो मिलना है, 294 मतलब संविधान, सरकारी जो जमीन था उसको संविधान का अनुच्छेद 294 से लेकर 296 ने फाइनल कर दिया, 295 ने, और 96 था उसको कहते हैं एस चीट और बोना वैकेंसिया, मतलब कोई अगर बिना सक्सेशन का मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी, वो 296 बताता है अनुच्छेद, करेक्ट। तो जो लैंड था वो तो 293 294 के तहत आपको पता था कौन सा लैंड था। जमशेदपुर की जमीन तो आपकी थी नहीं, ये तो आदिवासियों की जमीन थी। चूंकि अंग्रेजों टाटा ने वायलेट किया था उसका टर्म्स एंड कंडीशन, तो 12,500 एकड़ जमीन ऑलरेडी वेस्ट कर गई थी आदिवासियों के बीच में, आदिवासियों जिसकी जमीन थी, लेकिन इन लोगों ने अलाउ नहीं किया। इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके ये सारा ड्रामा किया कि उन्होंने कहा कि हमारा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 जो है सुपरसीड कर गया गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट जो कि सेंट्रल एक्ट था, और वो जमीन जमशेदपुर की जमीन को हमने अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट करके हमने उसको अब देखिए कितना कानून आ गए एक साथ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 के तहत हमने उसको लीज कर दिया। तो ये बदमाशी हुई। अच्छा, ये छोटी मोटी बदमाशी नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है, लोग जानते नहीं है इस बात को। खैर आप सवाल पूछिए। तो जो आपने जो कहा कि लीज के तहत टाटा कंपनी को दिया गया, जैसे उनका कहना है, तो क्या उसी लीज के तहत, उसी कानून के तहत टाटा कंपनी अभी जो वर्तमान हालात में प्राइवेट कंपनीज को जो जमीन दे रही है, क्या उसी कानून के तहत दे रही है? क्या उसका टाटा कंपनी को यह हक है कि उस जमीन को प्राइवेट किसी कंपनी को या किसी मॉल को, किसी दूसरे को बेच सकती है या भाड़े में लगा सकती है? देखिए इसका जवाब तो लोग समझ जाएंगे, जो मैंने पहले कहा कि आप गवर्नमेंट ग्रांट को लीज में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट जो है वो एक सेंट्रल कानून है, ठीक है, उसको कोई स्टेट का कानून जो बिहार का बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट था वो सुपरसीड नहीं कर सकता है, पहली बात तो ये।
तो जब सुपरसीड नहीं कर सकता है तो बिहार सरकार उस जमीन को ले ही नहीं सकती थी, है ना। और चूंकि सेंट्रल एक्ट था और सेंट्रल एक्ट में सेक्शन 2 है, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट में सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 ये कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट विल हैव नो एप्लीकेशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। मतलब जो गवर्नमेंट ग्रांट्स है वो जो गवर्नमेंट ग्रांट्स ही रहेगा, वो उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट का जो कानून है वो लागू ही नहीं होगा। मैंने एक्सक्लूड कर चुका ऑलरेडी, कानूनी एक्सक्लूड कर चुका उसके एप्लीकेशन को। तब अब बताइए कि जो जिस कानून ने एक्सक्लूड कर दिया ऑलरेडी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट को, वो कैसे लागू होगा और कैसे लागू है जमशेदपुर में। अब टाटा क्या कहती है कि हमको तो बिहार सरकार ने लीज दे दिया और हमको सब लीज करने का पावर है, तो अब इनका लीज और सब लीज चला आया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में। लोग भूल गए गवर्नमेंट ग्रांट, लोग भूल गए सेक्शन 2 ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट जिसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लागू ही नहीं होगा इस पर, है ना। मैं उस कानून को उठा के कांग्रेसियों ने फेंक दिया डस्टबिन में और उसको कहा कि अब ये मेरा हो गया, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया अंडर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 और उसके बाद उसको उन्होंने लीज कर दिया। तो आप समझ लीजिए कि जमशेदपुर में जो 12,500 एकड़ जमीन जो दूसरे के पास हैं, जो सबलीज कहलाते हैं, ये सब गैर कानूनी है, पूरा का पूरा गैर कानूनी है। टाटा कंपनी आज और सुन लीजिए, टाटा केवल यही नहीं की है, टाटा यहाँ की लैंड रेवेन्यू कलेक्टर है, मालूम है आपको। लैंड रेवेन्यू कलेक्टर कौन है? लैंड डिपार्टमेंट। डीसी को ना कलेक्ट करना चाहिए, पैसा कहां जाना चाहिए? सरकार के पास ना। लेकिन ये जो सारा सबलीज टाटा ने किया उसका पैसा टाटा लेती है। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा और हूं। उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा बिहार के झारखंड के रेवेन्यू में जाता है, मतलब उसका जो राजस्व है उसमें बहुत ही छोटा हिस्सा जाता है। पानी बेचती है, हमारा पानी, स्वर्णरेखा का पानी और डिमना का पानी बेचती है टाटा। सरकार ने अभी हलफनामा देके कहा है झारखंड हाई कोर्ट में कि 450 करोड़ का ये पानी बेचती है और हमको केवल 2 करोड़ रुपया सालाना देती है। आप जानते हैं? नहीं मालूम है? पानी किसका है? आदिवासियों का पानी है। बेचती है टाटा 400 से ज्यादा करोड़ पर साल, हर साल कमाती है और उसमें से 2 करोड़ सरकार को देती है और आपको पानी नहीं मिलता है। मेरे पास एक आजसू के नेता आए थे, उन्होंने कहा कि सर देखिए ना, हम टाटा ने एक बार कहा था कि जमशेदपुर में जो आदिवासी लोग हैं हम उसको लैंड देंगे। कमाल है, कमाल देख लीजिए, जमीन आदिवासियों की। और टाटा की हिमाकत देखिए कि टाटा कहती है कि हम आप आदिवासी हैं इसलिए आपको हम प्लॉट देंगे, और उस प्लॉट के लिए कुछ नेता, आजसू के नेता हैं और भी कई लोगों ने अप्लाई किया, वो प्लॉट टाटा ने नहीं दिया उनको, उनकी जमीन टाटा उनको नहीं दे रही है। प्लॉट, जमीन तो छोड़ दीजिए, जमीन तो उसने कब्जा किया, जमीन का एक छोटा प्लॉट टाटा नहीं दे रही है। क्यों? तो उनको लगता है कि अगर ये यहां बस गए तो ये नेता हैं, ये लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे, इसलिए उसको नहीं दे रही है। ये सच्ची बात, मैं आपको क्या 15-20 दिन पहले की बात, मैं कोर्ट में था, जमशेदपुर कोर्ट में 2-3 मसले थे उसमें, तो वो हमको बहुत दिनों से ढूंढ भी रहे थे। मैंने उनको देखा तो बुलाया, भाई आप जानना चाह रहे थे, हमसे मिलना चाह रहे थे। तो उन्होंने बोला सर देखिए ना, ऐसा ऐसा मैटर है। मुझे बड़ी हंसी आई, हमने बहुत कमाल है, ऐसा कमाल तो मैंने देखा ही, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। जमीन आपकी है और आप हमको कंप्लेन कर रहे हैं कि टाटा आपको एक प्लॉट नहीं दे रही है। समझ गए? तो आप, हाँ, आश्चर्य की बात है। और ये ऐसा आश्चर्य आपको केवल जमशेदपुर में मिलेगा। जी जी। मैंने एक दिन एक कोर्ट में कहा कि जमशेदपुर दुनिया का सबसे गैर कानूनी शहर है। इतना बड़ा गैर कानूनी शहर आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा, है ना। ये मैंने कोर्ट में कहा खुलेआम, और वहां टाटा के वकील मेरे बगल में खड़े थे